नमस्कार। विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार और आविष्कार के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। कोरोना वायरस के रूप में फैली वैश्विक महामारी के दौरान हम लगातार आपको इससे जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। खासकर हमारे वैज्ञानिक संस्थान कोविड-19 से लड़ने के लिए क्या समाधान तलाश कर रहे हैं, वैज्ञानिक किस तरह के शोध कर रहे हैं, हम सब कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस संकट के समय में जैव प्रौद्योगिकी विभाग किस तरह के कदम उठा रहा है, क्योंकि डायग्नोस्टिक और खासकर वैक्सीन को लेकर आप पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। पूरा देश डीबीटी की तरफ उम्मीद की नजर से देख रहा है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबल है कोविड-19 के जो हेल्थ केयर सोल्यूशंस को ढूंढने में, और इसमें हमारा मेजर फोकस है डायग्नोस्टिक्स पे, जैसे आपने सही कहा। और डायग्नोस्टिक्स में हम जो हमारे किट्स डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए हम सपोर्ट दे रहे हैं हमारे साइंटिस्ट को, हमारे स्टार्टअप्स को, हमारी लोकल इंडस्ट्री को। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनको आईसीएमआर से अप्रूवल मिल चुका है, जो अपनी इंडियन किट्स बना रहे हैं, आरटीपीसीआर किट्स, एंटीबॉडी किट्स। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, और उसमें हम ना सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, जो रेगुलेटरी सपोर्ट है वो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं डीसीजीआई के ऑफिस के साथ, ताकि उसको हम एक्सेलरेट कर सकें और ये जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन में आ जाए। हमने विशाखापट्टनम में एक फैसिलिटी भी बनाई है जहाँ पे हम ये मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट कर रहे हैं किट्स की। वैक्सीन डेवलपमेंट जो आपने कहा, हम हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री और हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स इसमें लगे हुए हैं और इस काम पर जुटे हुए हैं कि वो उसको जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन डेवलपमेंट करें। और हमें मालूम है कि पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इसकी तरफ देख रही है कि ये वैक्सीन कब आएगा ताकि हमें इस कोरोना वायरस से छुटकारा मिले। बट आई थिंक ये काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और इसमें हमारे इंडस्ट्री काफ़ी एडवांस स्टेज पे है, क्योंकि वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ काम कर रहे हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स जो थे उसको टेक्नोलॉजी बाहर से लेके अपनी टेक्नोलॉजी दोनों को जोड़ के एक टेक्नोलॉजी आगे ले जाएं, ताकि उसके जल्द से जल्द ट्रायल शुरू की जाएं। एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें हमारा जो इंस्टीट्यूट है एनआईआई, वो आईसीजीबी, टीएचएसटीआई, ये सब इसमें अलग अलग तरह के वैक्सीन डेवलपमेंट में लगे हुए हैं। एक और बहुत बड़ा हमारा एकेडमिक इंस्टीट्यूट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि जो वैक्सीन डेवलपमेंट में रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जैसे आपकी एनिमल मॉडल्स होंगे या एडजुवेंट्स होंगे या एसेज होंगे, उनका कैसे डेवलपमेंट हो, कौन सी लेबोरेटरीज डेवलप करें, और वो हम जो भी वैक्सीन डेवलपमेंट कर रहा है या जो भी वैक्सीन ट्रायल कर रहा है उसको हम कैसे उपलब्ध करवाएं ताकि इसको हम थोड़ा फास्ट ट्रैक कर सकें। तो ये काम हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है, और इसमें सभी के साथ, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ हम लगे हुए हैं इसमें। मैम, कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, तो जो वैक्सीन पर काम चल रहा है वो वायरस के किसी एक स्ट्रेन को लेकर है, या फिर ये वैक्सीन वायरस के किसी भी रूप को लेकर कारगर होगी? तो अभी तक जो डेटा हमारे पास आया है, जो वायरस की जो सीक्वेंसिंग होके देखा जा रहा है, उसमें अभी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं निकल के आई है कि उसमें म्यूटेशन कितना है, क्या है, और कि कितना फ़र्क है उनके अंदर। तो ये तो डेटा अभी आएगा, इसमें अभी स्टडीज़ चल रही हैं। पर वैक्सीन जो है, जितना डेटा आया उससे ये उम्मीद है कि जो वैक्सीन हमारा बन रहा है वो स्टेबल वैक्सीन होगा। जो भी वायरस है या जो भी उसका स्ट्रक्चर की अभी तक डेटा में जितनी हल्की फुल्की जो भी डिविएशन दिखी हैं, उसके अगेंस्ट उसकी स्टेबिलिटी है। तो ये नहीं है कि पूरा स्ट्रेन ही चेंज हो जाएगा, स्ट्रेन तो वही रहेगा, SARS-CoV-2 ही वायरस का निकला है। पर हाँ, उसके अंदर अगर उसकी कुछ विरुलेंस लेवल्स में चेंजेस हों या उसका वो हमारे पास अभी डेटा नहीं है, पर उसमें वैक्सीन ऐसा चेंज नहीं होगा। जो वैक्सीन डेवलपमेंट है और उसकी स्टेबिलिटी के लिए वो हमारे पास डेटा सफिशिएंट है, और उसमें कुछ चेंज ऐसे आने की उम्मीद हम नहीं करते हैं। मैम, भारत में ये वायरस कई महीनों के बाद पहुंचा है, तो क्या हमें दूसरे देशों में इसको लेकर उठाए गए कदम और उनकी रणनीति से इस महामारी के मैनेजमेंट या निदान विकसित करने में कुछ मदद मिल रही है? तो जो
कंट्रीज का रिस्पांस है कोविड मैनेजमेंट में, वो तो हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से कर रही है और उसका ज़्यादा बेहतर जवाब वही जी। देंगे। पर जो हम देख रहे हैं और जो डेटा है ये तो क्लियरली बताता है कि हमारी कंट्री ने बहुत प्रोएक्टिवली इसको एड्रेस किया। और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मंत्री जी ने कई जगह पे ये बताया है कि जो डेटा दिखा रहा है कि इंडिया ने इसको किस तरीके से ऑलरेडी फास्ट मैनेजमेंट किया है, और इंडिया का ही डेटा कई जगह पे एज एन एग्जाम्पल देखा जा रहा है। साइंस के ऊपर अगर मैं बताऊं तो साइंस के ऊपर जो मैंने जैसे कहा कि जो भी डेटा डिफरेंट कंट्रीज में आ रहा है, आज की डेट में कुछ भी चीज़ हम आइसोलेशन में नहीं कर रहे हैं, हम पूरा कोलैबोरेशन फॉर्म में कर रहे हैं। तो जो भी अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग बाकी कंट्रीज में है वो हमारे साइंटिस्ट उनके साथ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में कर रहे हैं, चाहे वो सीक्वेंसिंग का काम हो, चाहे वो हमारा रिपर्पसिंग ऑफ ड्रग्स हो। अभी WHO ने ट्रायल शुरू किया, सॉलिडारिटी ट्रायल, के अलग अलग कंट्रीज में रिपर्पस ड्रग्स को टेस्ट किया जा रहा है, इंडिया भी उसका पार्टनर है। इसी तरीके से जब ग्लोबल ट्रायल वैक्सीन की शुरू होगी, हमने ऑलरेडी कहा है कि हम भी उसके पार्टनर बनेंगे ताकि इंडिया में भी वो ट्रायल किया जाए, और अगर उसका कुछ निकलता है सक्सेस तो हमें उसका बेनिफिट मिले। तो साइंस के बेसिस पे हमारा पूरा कोलैबोरेशन चल रहा है, चाहे वो NIH US के साथ हो या WHO के साथ हो या सेपी जो इस पूरे पैंडेमिक को एड्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म कोलिशन बना है उसके साथ हो। हमारा अपना एक इंड सेपी है, इंड सेपी कंपोनेंट है जिसमें हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन सभी कंट्रीज के साथ हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और मैम, जिस तरह इस संकट को हमारी साइंस कम्युनिटी ने चैलेंज के तौर पर लिया और कम समय में हर तरह के समाधान देने की कोशिश की, इसको आप किस तरह देखती हैं? इसमें एक तो बहुत क्लियर मैसेज आया है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है उसके बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमें क्राइसिस में सोल्यूशन ढूंढने हैं तो नई साइंस टेक्नोलॉजी टूल्स के साथ हम इसको कर सकते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो तैयार हैं इस चैलेंज को फेस करने के लिए, और उनके ऊपर अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डालें तो वो आगे बढ़कर आके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करके उसके सोल्यूशंस निकालेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तीसरी चीज़ हमें इसमें मिली है कि कोलैबोरेशन का एक बहुत बहुत अहम मतलब है। और उसमें अगर आप देखें, चाहे वो इंटर इंस्टीट्यूशनल हो, इंटर एजेंसी हो, इंटर कंट्री हो, कोलैबोरेटिव एफर्ट से हम बहुत आगे तेज़ी से बढ़ पा रहे हैं। और कोविड-19 ने ये दिखा दिया है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ कैसे इकट्ठे आके एक सोल्यूशन को हैंडल कर रहे हैं और कितनी तेज़ी से हमें उसका रिस्पांस मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे, और हम उम्मीद करते हैं कि यही हमारा काम करने का तरीका रहेगा ताकि हम आगे भी जो कुछ और बड़े चैलेंजेस होंगे उनको हम हैंडल कर पाएंगे। और आखिर में मैम, इस समय आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगी? हमारे दर्शकों को तो ये मालूम है कि जो कोविड से बचने के लिए जो हमारे सरकार ने जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत सारी डायरेक्शंस और एडवाइजरीज निकाली हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हर एक को उसका पालन करना है, चाहे वो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हों, या जो हमारे डिफरेंट हाइजीन के मेथड्स हों। तो ये तो करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसको आगे इसको फाइट कर पाएंगे। बट दूसरा मैसेज हम ये भी देना चाहते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से हम इसमें पूरे लगे हुए हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट पूरे देश में इकट्ठे हुए हैं वो जल्द से जल्द हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं, हेल्थ चैलेंजेस हैं, उनका सोल्यूशन निकालेंगे, और ये हमारी कंट्री को और पूरे दुनिया को इसके सोल्यूशंस डिलीवर करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन कठिन परिस्थितियों में हमें अपना कीमती समय और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो कोरोना वायरस स्पेशल में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमन बाटला है। मैं Almighty's Grace, I hold 52 world record titles, being the fastest pianist. ऊपर वाले ने हर एक व्यक्ति को, इस सृष्टि ने हर एक व्यक्ति को
किसी ना किसी एक यूनिक चीज़ से बख्शा है। कभी आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा, कुछ लोग गा सकते हैं बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के, कुछ वाद्य यंत्र प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ लोग हैं जो पेंट कर सकते हैं, कुछ पोएम्स लिख सकते हैं बिना किसी से सीखे। कैसे? ये सब इस प्रकृति की देन है। ये जो क्वारंटाइन का टाइम है, हम सब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सब घर में रहें और कोशिश करें अपने इस हॉबी को, ये जो गिफ्ट है टीचर का एज अ हॉबी मिलता है हमें, इस हॉबी को अपना जितना समय दे सकते हैं दें। यकीन मानिए किसी भी तरह का कोई भी आर्ट फॉर्म है, डायरेक्ट कनेक्शन है उस ऊपर वाले से। सबसे खूबसूरत मेडिटेशन यही है। सो अपने अंदर जाएं, अंदर रहें और अपने अंदर जाएं। ये सबसे बेहतरीन टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज़ करें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और कोरोना को इतना डरा दें कि वो ही डर के बोले एट लास्ट, जय हिंद। गॉड ब्लेस, स्टे पॉजिटिव and work hard on your passion. ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक बहुत ज़रूरी समाधान है कीटाणु शोधन यानी सैनिटाइजेशन। रासायनिक सैनिटाइजेशन के अलावा कीटाणुओं को खत्म करने का एक तरीका है अल्ट्रावायलेट प्रकाश का इस्तेमाल। संक्रमित क्षेत्रों, सतहों और सामग्री को रोगाणु रहित करने के लिए भारतीय शोध संस्थान UVC आधारित तकनीक का इस्तेमाल कर कई तरह की कारगर प्रणालियां विकसित कर रही है। पेश है ये रिपोर्ट। अध्ययनों के मुताबिक संक्रमित वस्तुएं और सतहें कोविड-19 के फैलने का प्रमुख स्रोत रहे हैं। इसलिए हर संभावित जगह और हर स्तर पर सतहों की साफ सफाई सुनिश्चित करना बहुत अहम हो जाता है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं। इसलिए भारतीय शोध संस्थान कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ाई के लिए सैनिटाइजेशन के बेहतर तरीके विकसित करने के लिए अलग अलग तकनीक पर काम कर रहे हैं, जिनमें से एक है अल्ट्रावायलेट सी तकनीक, जो कि ज्यादा जोखिम वाली जगहों जैसे अस्पतालों आदि को बार बार सही तरह से सैनिटाइज करने में काफी मददगार हो सकती है। अल्ट्रावायलेट सी 100 से 280 नैनोमीटर बैंड के अंतर्गत आने वाले यूवी विकिरण का एक रूप है। यूवीसी प्राकृतिक तौर पर सूर्य द्वारा उत्सर्जित होती है, लेकिन ये धरती की सतह तक नहीं पहुंचती क्योंकि यह ओजोन परत इन्हें सोख लेती है। लेकिन इस वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट किरणों में उच्च ऊर्जा और मजबूत कीटाणुनाशक गुण होते हैं, जिन्हें सार्स कोरोना वायरस 2 सहित कई रोग जनकों के खिलाफ प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अल्ट्रावायलेट विकिरण अपारदर्शी ठोस वस्तुओं में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए ज्यादातर सतहों को साफ करने के लिए ये एक सटीक उपाय है।
कोविड-19 संक्रमण के चलते अस्पताल उच्च जोखिम क्षेत्र बन गए हैं। स्वास्थ्य कर्मी इस अत्यधिक संक्रामक वाले वायरल संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स और हैदराबाद विश्वविद्यालय ने मैकिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सहयोग से अस्पतालों के लिए एक यूवीसी विकिरण आधारित कीटाणु शोधन ट्रॉली विकसित की है। ये ट्रॉलियां अस्पतालों में त्वरित स्वच्छता सुनिश्चित कर कोविड-19 से लड़ने में मदद करेंगी। शोधकर्ताओं के अनुसार अस्पताल जैसे अत्यधिक संदूषित क्षेत्रों में रासायनिक कीटाणुनाशक बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन यूवीसी विकिरण का उपयोग हवा और दूषित सतहों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को खत्म करने के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। संक्रामक कोरोना वायरस भी यूवीसी के प्रति संवेदनशील है, इसलिए ये ट्रॉलियां अस्पताल परिसरों और अस्थायी क्वारंटाइन केंद्रों के सैनिटाइजेशन में उपयोग हो सकती हैं। ट्रॉली में दीवारों, कमरों और हवा को कीटाणु रहित करने के लिए अलग अलग दिशाओं में 6 यूवीसी ट्यूब लगाए गए हैं। साथ ही फर्श को कीटाणु रहित करने के लिए नीचे की ओर 2 छोटी ट्यूब हैं। सुरक्षात्मक कवच और काले चश्मे के साथ एक ऑपरेटर द्वारा ट्रॉली को खाली कमरे में ले जाकर उसे कीटाणु रहित किया जा सकता है। फिलहाल राज्य कर्मचारी बीमा निगम अस्पताल हैदराबाद में इन ट्रॉलीज का फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। We are very confident that this particular trolley will be very useful in getting the infected spaces quickly ready for the next patients and regular usage as well. Of course, the usage of UV light requires certain safety precautions to be taken. So this manual trolley will have to be operated by a properly dressed person with a suit and goggles. And in the next version of this trolley, we are planning automation so that human intervention can be avoided. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने भी इसी तरह बेंगलुरु स्थित एक्सेल टेक कंपनी के साथ मिलकर संक्रमित ठोस सतहों को साफ करने के लिए एक यूवीसी एलईडी प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली का अनूठा डिजाइन वायरस से संक्रमित सपाट सतही क्षेत्र में एक बराबर यूवीसी एक्सपोजर सुनिश्चित करता है। ये प्रणाली ऑब्जेक्ट मूवमेंट आइडेंटिफिकेशन फीचर से लैस है, ताकि ऑपरेशन के दौरान मानव त्वचा को यूवीसी किरणों से बचाए रखा जा सके। इसे घरों, अस्पताल के वार्डों, बसों, महानगरों और रेलवे डिब्बों को साफ करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। शोधकर्ता यूवीसी को ओजोन प्रणाली के साथ एकीकृत कर इस तकनीक को सुराखदार सतहों पर इस्तेमाल करने के लिए भी डिजाइन में सुधार कर रहे हैं। The UVC LED lights fitted in a mop is energized by a rechargeable battery fitted in the mop tube, and LED lights are fitted in the bottom of the mop, and the mop is designed to operate in its 4 axes. The system comes with 2 variants. The one variant is with IoT enabled solution. The another variant is without IoT enabled. It's a simple version, can be used for any household. The IoT enabled solution can give the certain benefits like it can cut off the UV when it is exposed to the human skin, and also it can provide features like if the operator is not operating properly, if the UV lights are not sufficient enough to kill the microorganism or COVID-19, so it can give the buzzer to stop it. यूवीसी तकनीक का ही एक प्रयोग आईआईटी कानपुर की इमेजिनियरिंग लैब ने भी किया है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक निश्चित वेवलेंथ के द्वारा कीटाणुओं को खत्म करने वाला अल्ट्रा वायलेट बॉक्स तैयार किया है। ये बॉक्स रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं जैसे सेलफोन, लैपटॉप और करेंसी नोटों को सैनिटाइज करने के काम आ सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस बॉक्स को फल, सब्जियों और अन्य पैक्ड खाद्य सामग्रियों को कीटाणु रहित करने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें लगता है कि ये जो यूवी चैम्बर है ये बहुत ही ज़रूरत में आने वाली चीज़ है, और हमें बहुत खुशी है कि आईआईटी कानपुर ने ऐसे उपकरण डेवलप किए। यूवी बॉक्स के प्रभावी और सुरक्षित उपयोग के लिए
इसमें टाइमर और इंडिकेटर के साथ कई सुरक्षा फीचर लगाए गए हैं। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये उपकरण पोर्टेबल है। इसका इस्तेमाल घरों के अलावा अस्पतालों में मास्क और अन्य सर्जिकल उपकरणों को स्टरलाइज करने के लिए भी किया जा सकता है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं। हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये कुकीज हैं और डाइट के लिए भी अच्छी हैं। इसमें शुगर सब्स्टिट्यूट डाला हुआ है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कुकीज में। इसमें जिंजर मुझे बहुत पसंद है, तो चॉकलेट चिप कुकीज विद जिंजर। तो चलते हैं। इसके लिए आपको चाहिए 90 ग्राम बटर, जितना आप शुगर डालना चाहते हो उतना, लेकिन मैं 8 पैकेट स्प्लेंडा यूज कर रही हूँ, शुगर फ्री। एक अंडा, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, और यहाँ पे है 200 ग्राम आमंड का फ्लावर और 40 ग्राम जिंजर ग्रेट किया हुआ, सब मैंने रेडी रखा है। इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं या इसको कट भी कर सकते हैं, वेरी फाइनली कट। मैं फाइनली कट करती हूँ, मुझे इससे जो आता है बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ऑफकोर्स चॉकलेट चिप है जो फिर से 90 ग्राम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप बटर लीजिए, बटर में आप पहले शुगर मिला दीजिए, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस। अभी आपका बैटर बन गया है। अब इसमें से जैसे ये साइज के, इतने साइज के हम बॉल्स बनाएंगे ऐसे, और उसको कुकी शीट पे डालेंगे। अब हमारे कुकीज बेकिंग के लिए रेडी है। आपकी ओवन 180 डिग्री पे रखना और कुकीज 12 मिनट तक अंदर। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। वैश्विक महामारी के इस संकट में हमारे देश के वैज्ञानिक संस्थान लगातार कोविड-19 का समाधान तलाश कर रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही समाधानों से जुड़ी कुछ खबरें हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कोविड-19 को लेकर विकसित वास्तविक समय PCR आधारित नैदानिक परख के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूरी पाने वाला पहला संस्थान बन गया है। ये नैदानिक परख IIT दिल्ली के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज ने विकसित की है। इसके लिए शोधकर्ताओं ने तुलनात्मक अनुक्रम विश्लेषणों का उपयोग कर कोविड-19 जीनोम में RNA अनुक्रमों के अद्वितीय छोटे हिस्सों की पहचान की है, जो कि अन्य मानव कोरोना वायरस में मौजूद नहीं है। इससे विशेष रूप से कोविड-19 की पहचान करने में आसानी होगी। ये परख तकनीक बड़े स्तर पर कम लागत में बिना गहन जांच के संक्रमण की पहचान करने में मददगार साबित होगी। So by end of January, we understood that COVID-19 is going to become a global problem and it is also going to hit India. So we thought, being a premier institute, which is IIT Delhi, we thought we should start working on it because we would need affordable diagnostics. So that's why we started working on it by the end of January. The cost factor that has been talked about, so we can think of a substantial reduction in the cost because the kit as such, the one that is developed in house,
would cost somewhere around 200 to 300 rupees. But when a person goes for testing, some other components like RNA extraction, etc., adds up, and to a rough estimate that we could make, we can easily have something around 750 to 800 would be the expected cost for per sample. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के भौतिक विभाग के प्रोफेसर महेंद्र कुमार वर्मा और उनकी टीम कोविड-19 के प्रभाव और प्रसार के प्रतिदिन आंकड़ों का अध्ययन कर एक मॉडल विकसित कर रही है। इससे पता लगाया जा रहा है कि देश में इस संक्रमण की क्या स्थिति है और भविष्य में इसकी रफ्तार बढ़ेगी या कम होगी। अभी तक के अध्ययन से पता चला है कि जहां कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, वहीं संक्रमण फैलने के समय में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगे चलकर कोरोना संक्रमण का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। मॉडल के द्वारा शोधकर्ताओं ने फ्रांस, साउथ कोरिया, यूएसए और स्पेन का आंकड़ा निकाला है, जिससे देखा गया कि इन देशों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और उसको कम होने में काफी समय लग रहा है, जबकि भारत में बीमारी का ग्राफ तेजी से बढ़ा, लेकिन उतनी ही जल्दी इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। कोविड-19 एक बहुत भयानक महामारी है जिसने सभी को त्रस्त करके रखा है। तो हम लोगों ने भी इसको अध्ययन करने की कोशिश की। तो इसका डेटा काफ़ी उपलब्ध है अभी वेबसाइट्स हैं, जिसमें डेली डेटा भारत में भी और विदेशों में भी। तो हमने उस डेली डेटा का ही अध्ययन किया और तो उसका मेन समरी जो भारत का जो डेटा है उसका समरी को थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं। जो हम लोगों ने देखा, भारत का डेटा कुछ ऐसे दिख रहा है। सो ये लाल कर्व जो है वो पूरा काउंट का है, जैसे ना अभी हम लोग 24,000 करीब पहुंच रहे हैं। तो ये 17 अप्रैल तक का डेटा है। तो ये टाइम ये है और ये वाई एक्सिस टोटल काउंट है। तो पहले वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसको फास्ट ग्रोथ बोलते हैं। तो लॉकडाउन के कारण ये थोड़ा नीचे रहा, तो यहाँ तक पहुँचे थे, फिर सडनली इंक्रीज हुआ वो। पर वो हमारे सौभाग्यवश ये लीनियर ग्रोथ ही है, ये लीनियर ग्रोथ है। तो डबलिंग रेट इसका 7.3 डेज। तो 7.3 डेज में वो डबल हो जाता है। जैसे यहाँ का नंबर और यहाँ का नंबर 7.5 दिनों में करीब 2 गुना हो जाएगा। और ये अभी संख्या बढ़ ही रही है अभी, पर ये हमको चाह रहे हैं कि ये फ्लैट हो जाए। मतलब अभी नया काउंट कोई नहीं आएगा तो नंबर नहीं बढ़ेगा। और ये काउंट जो डेली काउंट जो आता है, जैसे आज की संख्या में 1400-1500 जैसे आ रहा है ये, तो ये संख्या फ्लैट होनी चाहिए, फिर फ्लैट होने के बाद डिक्रीज होना चाहिए। तो ये हमारा भी लक्ष्य है। तो ये कब ये हम 0 तक पहुंचेंगे, ये अभी सभी लोगों का उद्देश्य है। कोरोना वायरस पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा या आपका कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। हमारे इस विशेष अंक में आज इतना ही। नई जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।